उसका सर खुल चुका था। मेरे पिताजी उसको लेके भागे पीजीआई। 500 राउंड गोलियां चली थी, एक वोटर नहीं बचा था। चाचा जी आए, उनको कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो बोले कि मेरे कान के बगल से गोली निकल गई है। गोली चलना आम बात, घर पे बम फूटना आम बात, बूथ कैप्चरिंग, मारपीट, बम गिराना। मुझे तो ध्यान भी नहीं कि उस समय कारीगर को कोई पूछता भी था। 50 रुपए भी एक दिन में नहीं मिलते थे। आज तो गवर्नमेंट 400 500 रुपए अपनी ट्रेनिंग के दौरान देती है। इस समय उसने यूपी गवर्नमेंट के सहयोग से 3 करोड़ रुपए की CFC लगाई है। वो खुद कहता है कि हम 3000 की नौकरी के लिए मरते थे और अब हम 30,000 के कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं। कुंज बिहारी गुलाबी मीनाकारी का काम करता है, बनारस का है। अब उसका टर्नओवर आप सुनेंगे 4 करोड़ का टर्नओवर है। हम लोग किसी तरीके से गाड़ी में बैठे और हम लोगों को भी लोगों ने घेर लिया। गाड़ी पे पेट्रोल डाला कि हम लोग आग लगा देंगे। प्यारेलाल मौर्य ये पंजादरी का काम करता है बनारस में। जयपुर गए थे काम मांगने, तो कहता है कि तब हमारी जेब में 5.5 रुपए थे, जिसमें से मैंने केला खाया, लेकिन मुझे पता था मुझे रात को खाना नहीं मिलेगा, तो मैंने छिलका भी खा लिया था और अब हम अपना माल बेचने जाते हैं। मैंने कहा राजन को दिए हुए रखे हो तो मैं तुमसे खरीद लूँ। तो बोला मैडम पूरे 2 ट्रक उठा के 3 ट्रक भेज दिए सामान। आजमगढ़ वाला कहता है मुझे तो और लोगों की ज़रूरत है, मैं उतनी सप्लाई नहीं कर पाता हूँ। देव दीपावली अयोध्या की और बनारस की। खदरा के सामने से हम जाने लगे तो करीब 50 लोगों ने हमारी गाड़ी रोक ली होगी। वो लोग मिठाई का डब्बा हाथ में लिए थे, तो वो बोले कि मिठाई खाइए पंडित जी तो मर गए। सर पे मारा। मेरे पिताजी आज भी कहते हैं कि मुझे माइक से चोट नहीं लगी थी, मैं उनके पास कुछ धारदार था। मैंने उससे एक एग्जीबिशन लगाई थी और PM साहब जा रहे थे, उन्होंने इस लोटे को ऐसे ही उठाया जैसे मैंने उठाया और उन्होंने इस लोटे को देखा और उन्होंने बोला कि ये लोटे की कीमत कितनी होगी, तो उसने कीमत बता दी लोटे की कि ये लोटा G20 में जर्मन चांसलर को गिफ्ट किया जाना है, तो उसे ये लोटा बनाना है। तो 2003-4 की PM साहब की फ़ोटो से उसका घर भरा हुआ था। तब मुझे पता चला कि मैडम वो तो हमारे इतने साल पहले वो हमारे घर पे आए थे और पहली बार उन्होंने मेरी पेंटिंग ओबामा को दी थी। उसने उस पेंटिंग का नाम ओबामा पेंटिंग रख दिया है। बोला कि PM साहब तब से ही सबको प्रमोट करते आए हैं, उसको भी पद्मश्री अभी PM साहब ने दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं क्षिप्रा शुक्ला जी और इनसे बातचीत इस कारण से खास हो जाती है कि इनका आर्टिजन्स को लेके, कारीगर्स को लेके और वोकल फॉर लोकल ये सब जो अभी काफ़ी वोग में है, चल भी रहा है और लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। एक तो वो कारण है जिसके कारण हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। इनके द्वारा जिन जिन कारीगरों को प्रोत्साहित किया गया और वो हज़ारों की संख्या में, उनमें से पद्मश्री भी मिला है। उसके बाद बहुत सारा जो व्यवसाय था जो छोटे घरों में चल रहा था, 2 लोग काम कर रहे थे, अब 50-50 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये है इनसे चर्चा करने का कि इनके पिताजी 3 बार के विधायक रहे और वो तब जब राम मंदिर आंदोलन पीक पर था और उस समय जो भयावहता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो इतनी भयावह थी कि आज की पीढ़ी को जब हम ये बात बताते हैं कि यार उस समय ये होता था, उनको लगता है कि ये एग्जैजरेशन है, ये अतिशयोक्ति हो रही है। तो उन समय के कुछ पॉलिटिकल किस्सों को भी हम सुनेंगे कि कैसे ये स्वयं भी फंसी थी। उस वक्त स्कूल कॉलेज जाया करती थी, काफ़ी यंग एज इनकी थी और तब से अब तक में एक महिला के लिए उत्तर प्रदेश कैसे बदला है, ये देश कैसे बदला है और ख़ास करके कारीगरी, मीनाकारी, चिकन का काम और ये सारा जो हो रहा है उसमें किस तरह से एक इंडस्ट्री जो घरों से चलती थी स्केल अप करके अब एक्चुअल में व्यावसायिक मोड में पहुंच चुके हैं। क्षिप्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थोड़ा सा परिचय में जानना चाहूँगा कि आप, ठीक है एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि आपके पिता विधायक थे, बट उससे इतर आपने, मतलब आप यहाँ तक पहुँची, आप जो काम कर रही हैं और संयोग देखिए कि आप जिस तरह का काम पहले जिसमें इंटरेस्टेड थी उसी तरह का काम आपको करने का भी मौका मिल रहा है। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। हम लोग छोटे छोटे थे तब मेरे पिताजी LIC में काम करते थे, डेवलपमेंट ऑफिसर थे, लेकिन उनका रुझान पॉलिटिकल रहा और कल्याण सिंह के परिवार से, कल्याण सिंह जी से भी हम लोग की काफ़ी प्रॉक्सिमिटी थी। तो कल्याण सिंह ने उनको इन्फ्लुएंस भी किया और वो पॉलिटिक्स में आ गए। पहले वैसे वो जनसंघ में थे, जब जनसंघ से भाजपा में कन्वर्ट होती है BJP, तो वो नेचुरली BJP में चले आए। BJP में आने के बाद उनकी मंशा तो इलेक्शन लड़ने की थी ही। तब हम लोग छोटे थे, उस समय पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से रिज़ाइन करके
और तब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा 1989 में। तब भाजपा के 16 एमएलए होते थे। तो उनको खुद भी उन्होंने माँ को बताया ही नहीं कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, अच्छी नौकरी थी। तो माँ को कल्याण सिंह ने बताया कि राम कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरी माँ वो सरप्राइज्ड कि बीवी को घर में नहीं बताया, और उनको पता है कि वो नौकरी छोड़ के उस समय, और वो पेंशन के लिए भी लायबल नहीं थे, और उन्होंने उठा के नौकरी छोड़ दी और वो राजनीति के भंवर में कूद पड़े। तब भी हम लोग पढ़ ही रहे थे। और मेरी माँ ने कहा कि भाजपा तो कोई छूता नहीं है, 16 एमएलए हैं, और भाजपा का इतिहास उस समय धरना प्रदर्शन इसी का रहा है, तो तुम जीतोगे नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। स्कूल था उनका, उन्होंने सोचा था कि साथ में लाइवलीहुड के लिए कुछ होना चाहिए, बट इतना नहीं चलता था कि उससे आपका पूरा जीवन निकल जाए। तो उन्होंने अचानक से रिज़ाइन किया, चुनावी समर में कूद पड़े, और बट वो बड़े कन्विंस थे कि मैं तो निकाल ले जाऊंगा चुनाव। तो माँ तो होपलेस थी, बोली हो ही नहीं सकता, कांग्रेस की सरकार थी, और हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, लखनऊ पश्चिम, और ज़फ़र अली नकवी जो थे वो उस समय के एमएलए हुआ करते थे। चुनाव लड़े, और जब हम लोग वोट देने के लिए जाते थे उस समय हम लोग लायबल नहीं थे, लेकिन चुनाव में काम करना तो शुरू कर ही दिया था क्योंकि पिताजी थे एंड आई वाज द एल्डेस्ट इन द फैमिली। तो एक दरोगा ने मुझसे बोला कि बेटी अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पिताजी चुनाव जीत गए। तो हमने घर आके बताया तो माँ कहती हो ही नहीं सकता, भाजपा वाले कौन चुनाव जीतेंगे, सरकार में सोचना तो बहुत दूर की बात थी उस समय। और पिताजी की मेहनत थी और सिंप्लिसिटी भी थी, और हम 1989 को चुनाव जीत गए। तो वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था घर घर जाके वोट मांगने का, और हम लोग उसके साथ में 1 रुपया भी मांगते थे कि आप हमको वोट भी दीजिए और साथ में 1 रुपया भी दीजिए। तो क्योंकि हम लोग छोटे थे तो लोग बड़ी खुशी खुशी हम लोग को 1 रुपया भी दे देते, तो घर आते थे तो चंदा भी होता था। और उस समय तो ये सोशल मीडिया था ही नहीं। एक इतना बड़ा स्टेंसिल होता था जिस पे कमल का फूल बना होता था, और एक टेलर मास्टर मेरे यहाँ बैठता था परमानेंट जो झंडे सिलता था, तो हरा और नारंगी कपड़ा आ जाता था। लोग अपना अपना कपड़े ऐसे कमर में दबाए आते थे, झंडा सिला, उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्टेंसिल से पेंट हुआ और लोग लेके चले जाया करते। दौर वैसा था कि जब लोग अपना झंडा बैनर खुद बनवाते थे और खुद पेंट करके ले जाया करते थे। सो इस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। फिर हम लोग बीजेपी में तो ये एकदम कहते हैं ना कि साथ ही साथ चलता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो जो बीजेपी में है अगर उनके बच्चे हैं उस एज के हैं तो वो नेचुरली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करेंगे ही करेंगे। तो यूनिवर्सिटी में जाना, वोट मांगना और संगठन के लिए काम करना, ये भी हम लोगों का एक पैरेलल साथ में ये भी चलता रहा। इसके बाद का इलेक्शन हमारे लिए कठिन था, नेक्स्ट वाला इलेक्शन। वो वाला इलेक्शन इसलिए कठिन था, तब तक मुलायम सिंह की सरकार थी, और जब मेरे पिताजी को और हम लोग को पता लगा कि उनके अगेंस्ट एक खाटी क्रिमिनल चुनाव लड़ रहा है, तो माय मॉम गेव अप। उनको लगता था हम लोग छोटे छोटे हैं, डॉटर्स हैं, एक क्रिमिनल के खिलाफ, ऐसे क्रिमिनल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कि जो इसी चीज़ उसकी दहशत थी, उसकी दहशत से पूरे क्षेत्र में भाजपा के झंडे नहीं लगे, उसकी दहशत से लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने में मुश्किल होती थी। वो जाता था, हाथ जोड़ता था, कहता था आप वोट देने मत आइएगा, आपका वोट हम डाल देंगे। तो उसका जो चुनाव के लिए प्रचार करने का ही तरीका यह था। माँ ने तो मेरी सोच लिया था ये भी चुनाव हम हार जाएंगे, और हम लोग भी जब कैंपेन के लिए निकलते थे तो 2 गाड़ी लड़के भर के पीछे जाते थे कि हम लोग हैरेस हो जाएं, घर में बैठ जाएं। एक दिन मेरे चाचा जी आए, उनको कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो बोले कि मेरे कान के बगल से गोली निकल गई है। तो उनको 2 दिन सुनाई नहीं दिया। मतलब ऐसा माहौल था कि गोली चलना आम बात, घर पे बम फूटना आम बात। तो ये चुनावी समर था। और आज जब हम देखते हैं, आज पीछे जब दौड़ के देखते हैं तो लगता है कि इट सीम्स लाइक अ ड्रीम टू मी, कि बूथ कैप्चरिंग, मारपीट, बम गिराना, अब तो बहुत ही फेयर चीज़ें हो गई हैं, और फालतू में ही आज लोग चिल्लाते रहते हैं। तो आप स्कूल और कॉलेज के टाइम में एबीवीपी ये सब हम लोग शुरू से ही एबीवीपी में थे। और जब हमारा सेकंड इलेक्शन हुआ तब हमारे 16 पोलिंग बूथ लुट गए थे, मतलब कैप्चर हो गए थे, हमारा एक भी वोट नहीं पड़ पाया था। तो हम लोग को लग गया था हम चुनाव हारेंगे अब। और उसके बाद तो मुलायम सिंह की सरकार है, उसके बाद हमारा क्या होगा हम लोग को भी नहीं मालूम था। 16 बूथ में से हमें 2 में रीपोलिंग के लिए मिला। एक काली चरण की पोलिंग होती थी, अब पता नहीं गूगल करने पे इतना आपको मिलेगा कि नहीं। काली चरण में रीपोलिंग हुई और
उस समय हम लोग भी पोलिंग एजेंट बने, ड्यूटी लगी, और थोड़ी ही देर में हम लोगों को बम और गोली की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग अंदर थे और उतनी देर में पिताजी का गनर आया और उसने हमको कुछ इशारा किया, हमको समझ में नहीं आया। तब तक जो पापा का अगेंस्ट में जो कैंडिडेट था वो दौड़ता हुआ आया और वो दरवाजे के पीछे से छिप गया। तो हम लोग को लगा कि हम लोग से लड़ने आया, क्योंकि थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो बूथ कैप्चरिंग करने के लिए आया था। पता ये चला कि उसने जो पीएसी के कमांडेंट थे उसकी गाड़ी पे बम फेंका। पीएसी का कमांडेंट गुस्सा गया तो उसने बोला पुलिस वालों में पीएसी वालों में झगड़ा हो गया। तो पुलिस वाले बोले नहीं, कुछ नहीं करना है, पीएसी वाले वैसे ही जाने जाते थे। तो उन्होंने बोला कि अंदर हमारी ड्यूटी है, अब अंदर हम देखेंगे, और वो लोग उसको पीछे मारने के लिए आए। और मुझे अभी भी याद है, उसको इतना मारा, उसके गनर पूरे उसके ऊपर लेट गए बचाने के लिए, और जो पोलिंग के लिए ऐसे कपड़ा बंधा होता है तो उसका सर खुल चुका था, तो वो कपड़ा निकाल के उसका सर बांधा गया। तो मेरे पिताजी उसको लेके भागे पीजीआई कि अब अगर दोबारा इलेक्शन कैंसिल हुआ तो मेरे पास पैसे तो छोड़िए, संसाधन भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, किसी तरीके से ये बच जाए, कहीं रीपोलिंग ना हो जाए। तो इस तरह 500 राउंड गोलियां चली थी, एक वोटर नहीं बचा था। हम लोग ने और सब पकड़ लिया कि 16 उधर लुट चुके थे, 2 में रीपोलिंग हुई और उसके बाद ये हाल। बट वी वन दैट इलेक्शन। अच्छा, वी वन दैट इलेक्शन। और मतलब उस समय हम लोग के तो खैर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ऐसा लगा जैसे हाय जान बच गई, अब तो कुछ नहीं होगा। और उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार आ गई थी, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर हो गए थे। ये राम मंदिर वाला पहले का, थोड़ा पहले का हाँ, समय नहीं था। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा उस वक्त बिल्डअप हो रहा था, कार सेवा और ये सब प्रभात फेरी, कार सेवा, और आप भी ये सब कार सेवा और ये सब में बिल्कुल मतलब बिल्कुल समर्पण के साथ ये लगे हुए हम लोग सुबह प्रभात फेरी के लिए निकलते थे, और उस समय यही सिस्टम था 6 साढ़े 6 बजे का। और एक प्रभात फेरी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई थी, क्योंकि हम लोग डंडैया मार्केट में जा रहे थे सब लोग, और हम लोग एक जगह से बगल से निकले तो उतने में किसी ने मेरे फादर को भी घसीटा, और तब तक हम लोग ने पीछे मुड़ के देखा और फिर हम लोग सारे लोग भागे कि उनको लेकर आएँ। और उतने में ऊपर से पथराव होने लगा, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट होने लगी। तो हम लोग थाने फ़ोन करते रहे, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, एक पुलिस वाला नहीं आया, और उसी में मारपीट इतनी बढ़ी कि उसके बाद पिताजी पे फिर इस पे ये लांछन लगा कि इन लोगों ने दुकानें जला दी। बट हुआ क्या, जब आपके ऊपर से अटैक हो रहा है, नीचे से अटैक हो रहा है, आप सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करेंगे। और हम लोगों को इतनी बुरी तरीके से लोगों ने घेरा था। पुलिस आई करीब 1.5-2 घंटे बाद, जब सिचुएशन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल थी। और उसके बाद एज यूजुअल पिताजी जेल चले गए। एक करीब 6-7 महीना उनको जेल में इसी कारण से रहना पड़ा। और मुझे ध्यान है 6 दिसंबर वाले दिन हम सुबह सो रहे थे और पिताजी ने मुझे जगाया, कहेंगे उठो अयोध्या चलना है। तो हमने बोला किस लिए? तो माँ और पिताजी कार सेवक ले जा रहे थे। तो बोले तुम भी चलोगी? तो हमने कहा हम भी खुशी खुशी चल दिए, और हम लोग गए उस दिन कार सेवा करने। और जब तक लौट कर आए तब तक तो सरकार गिर चुकी थी और ये लोग वर्तमान विधायक से भूतपूर्व हो चुके थे। तब तक कर्फ्यू लग चुका था। तो सारे भाजपा सब लोग राम मंदिर आंदोलन से सभी लोग जुड़े रहे हैं। तो किसी भी फैमिली में ऐसा नहीं होता कि एक आदमी पॉलिटिकल है तो उसी पे असर पड़ेगा, पूरी पूरी फैमिलीज़ पे असर पड़ता है। तो उसका हमने प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखे हैं, और उस समय तो नुकसान बहुत हुआ, वो भी बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो जैसे एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ एमएलएज उस वक्त थे भाजपा के, और जब इस तरह का कोई पॉलिटिकल कम धार्मिक जो भी मतलब जिस चश्मे से जो देखना चाहे इस राम मंदिर के मूवमेंट को, ऐसा होता है तो एमपी का घर, एमएलए का घर, ये सब जो है ऑलमोस्ट कैंपिंग साइट टाइप का बन जाता है। क्योंकि आते तो होंगे लोग हर जगह से, बिहार से भी चले, तमिलनाडु से भी लोग, महाराष्ट्र से कोठारी बंधु वगैरह वो लोग हम ही लोग के घर पे रुके थे बहुत साल तक। कार सेवा जब हो गई, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग केस लड़ते रहे बहुत सालों तक। तब भी मेरे फादर इसमें इंस्ट्रूमेंटल रहे, क्योंकि वो जो बेचारे आते थे उनके पास पैसा नहीं होता था केस लड़ने के लिए। तो दे हैड बीन फाइटिंग फॉर देयर केसेस फॉर द लॉन्ग टाइम, एंड फॉर विच माई फादर ओनली स्पॉन्सर्ड देम। तो इसमें मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूँ, ये खास करके इस एस्पेक्ट में कि कितने लोग वहाँ पे रह रहे थे आपके घर पे, और ये जो आपने बोला कि लंबा केस, तो अभी तो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी मतलब उनके लेवल के लोग अभी जाके बरी हुए हैं। तो
उस समय बताइए एक दो स्टोरी उस समय की, अगर आपको ध्यान उस में आती समय मेरे घर में मुझे ध्यान है बाहर टेंट लगा हुआ था और करीब 100 से 200 लोग हमारे यहाँ रहते थे। और जिस दिन सब लोग कार सेवा करने के लिए गए हैं उस दिन भी सब लोग साथ में ही थे। कुछ लोग आगे पीछे गए थे क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था आगे रोक लेंगे, तो बहुत सारे लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में वहाँ से निकले थे जब ये चल रहा था। और मतलब उस समय का माहौल जुनूनी माहौल था और किसी ने ये नहीं सोचा था कि कार सेवा करके घर लौट कर आएंगे, क्योंकि जब मेरे पिताजी ने हमको भीड़ में भेजा था तो उन्होंने मुझसे ये नहीं बताया था कि इसके बाद तुम कहाँ मिलोगी। मुझे नहीं मालूम था, फोन हुआ करता था, कुछ भी नहीं, ना फ़ोन ना कुछ। और उसके बाद मुझे ध्यान है हम गए, एक भैया साथ में थे और जब क्रिटिकल सिचुएशन हुई तो मुझसे बोले अब चलो। और वापस हम कैसे अपने पिताजी को हज़ारों लोगों की भीड़ में हम उनसे कैसे मिले, सच पूछी तो ऐसा लगता है कि वो टाइम वॉश है, मुझे नहीं ध्यान है। लेकिन हमने पिताजी से हम आज पूछते हैं कि कोई अपनी बेटियों को ऐसे भेज देता है भीड़ में, जैसे आपने मुझे धक्का दे दिया था। तो बोले इतने लोग जा रहे थे तो तुम भी चली जाती, ऐसी कौन सी आफत थी। बच्चा राम का जन्मभूमि के नाम का यही होता था। तो उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम जो धक्का दे रहे हैं अपनी बिटिया को इतनी भीड़ में, वो कैसे वापस मिलेगी, उन्होंने हमको इसके बारे में नहीं बताया था। और हम अपने आप कैसे वापस घर गए ये भी मुझे अब सच में अब नहीं ध्यान है। तो उस समय तो ये माहौल था। और मुझे अभी भी ध्यान है कि हम लोग के घर पे 2 बार अटैक हुआ। तब मेरे पिताजी जेल में थे और रात का टाइम था। मैं, मेरी सिस्टर और मेरी माँ थे, 4 पुलिस वाले थे, वो उनको लोगों ने पकड़ लिया था। और जब बाहर इकट्ठे हुए और वो लोग चिल्लाने लगे, हम लोग पुलिस वालों को फ़ोन करते रहे, कोई नहीं आया। हमारे घर में कोई आर्म्स नहीं और हम लोग को उस दिन लगा कि हमें आर्म्स का लाइसेंस लेना चाहिए। घर में एक चाकू नहीं था कि कोई बगल में आता उसको कुछ कर पाते। तो मुझे अभी भी ध्यान है मेरी माँ मिर्ची का डब्बा लेकर आई थी, तो बोली कोई आएगा तो ये फेंक देंगे। तो अब मुझे इतनी बेवकूफ़ी लगती है कि कोई आता और हम 200 लोग की भीड़ में किसकी आँख में फेंकते। तो किसी तरीके से हम बचे। फिर मेरे पिताजी को जेल में पता लगा कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने पहला काम ऐसे किया कि हम सब के नाम पे एक लाइसेंस लिया कि अगली बार कम से कम ऐसी सिचुएशन आती है तो कम से कम हम लोग एक दूसरे को रेस्क्यू कर पाएँ, कम से कम अपने को तो बचा लेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर अटैक हुआ, बट इस बार पॉजिटिव सिचुएशन ये थी कि हम सब आर्म्ड थे। तो मुझे ध्यान है हम लोग अंदर ही अंदर से छत पे गए और हम लोगों ने ऊपर से रिस्पांस किया कि कोई हमारे घर में ना घुसे। तो इस तरीके के ऐसे अटैक हम लोगों ने खूब देखे हैं, मतलब 1-2 नहीं, खूब सारे देखे हैं। एक आपकी फ़ोटो छपी है मारुति 800 में, आप हैं और आपकी माता जी वो तो बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट था। उस समय भी जैसे कि बूथ कैप्चरिंग का टाइम था और हमारे घर के पास में मदेगंज चौकी होती थी, खदरा और डालीगंज के बीच में। तो हम लोग को पता लगा और हम लोग लेडीज़ के ग्रुप में बहुत निकलते थे। एक चीज़ अच्छी थी कि मेरे पिताजी ने डरना नहीं सिखाया था, तो हम लोग को 100 की भी भीड़ में डर नहीं लगता था, चाहे 1000 हो। तो उनका कहना था अपना आप खुद फेस करना सीखो, क्योंकि टाइम ही ऐसा था, हम लोग रोज़ धरना प्रदर्शन ही करते थे। तो हम लोग गए तो मेरे भाई को कुछ लोग घसीट के ले गए क्योंकि बूथ कैप्चरिंग चल रही थी। क्या एज रही होगी? हम रहे होंगे इंटर में। अच्छा, इंटर या BA फर्स्ट ईयर में थे और 17 साल हार्डली। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो उतने में बहुत हीटेड कन्वर्सेशन हुई और हम लोग बूथ कैप्चरिंग का विरोध कर रहे थे। तो भाई को कैसे भी घसीट के लाए और इतने में हम लोगों को वो लोगों ने पीछा किया। हम लोग किसी तरीके से गाड़ी में बैठे, तब तक उन लोगों ने मदेगंज चौकी जो थी उसमें आग लगा दी थी। सारे पुलिस वाले भाग चुके थे। आप डेयर सोचिए कि मतलब बूथ कैप्चरिंग भी करेंगे और सबसे पहले यही काम होता था उस समय की पार्टियों का कि चौकी जला दो। और जब पुलिस वाले की चौकी जलाई जा रही है, आपकी रेस्क्यू के लिए कौन आएगा? हम लोग किसी तरीके से गाड़ी में बैठे और हम लोगों को भी लोगों ने घेर लिया, गाड़ी पे पेट्रोल डाला कि हम लोग आग लगा देंगे। और हम लोग वी वर 6 फीमेल्स, मैं, मेरी माँ और एक छोटा मेरा भाई। और हम लोग ने बस आँख बंद करके, मुझे ध्यान है मैंने एक्सीलेटर दबाया, तब तक PAC आ चुकी थी। मुझे नहीं पता था पुलिस हेल्प के लिए आएगी कि नहीं आएगी। उस समय के DM कप्तान हमारे बाय चांस जानने वाले थे और उनको ये पता लगा कि हम फंस गए हैं, तो उन्होंने 2 ट्रक PAC भेजी थी। और एक फ़ोटो है, तो अगले दिन अखबार में जब निकली थी और तब आपको दिखेगा कि वो PAC वाले पीछे खड़े हुए और दैट्स हाउ वी वर रेस्क्यूड। सो ये इंसिडेंट तो एक वानगी भर है, मतलब ऐसे तो कितने इंसिडेंट उस समय हुए हैं और हम लोग सब लोग उसको फेस करते आए हैं। एक बहुत ही बहुचर्चित कांड हुआ था विधानसभा में 1992 में। हाँ, 16 जनवरी थी शायद। उसके बारे में थोड़ा बताइए।
उस समय मुझे ध्यान है हम कॉलेज से आए और मेरी माँ ने बोला कि पापा को चोट लग गई। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि क्या हुआ। बोले विधानसभा में मारपीट हो गई है और चलो वो एडमिट हो गए हैं। तो हम लोग गाड़ी से निकले और खदरा के सामने से हम जाने लगे तो करीब 50 लोगों ने हमारी गाड़ी रोक ली होगी। वो लोग मिठाई का डब्बा हाथ में लिए थे। तो वो बोले कि मिठाई खाइए, पंडित जी तो मर गए। तो मेरी माँ को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हम लोग गए तो उस समय झलकारी बाई हॉस्पिटल के नाम से होता था। थोड़ा रोकना चाहूँ, मतलब हाँ। किस तरह के लोग रहे होंगे कि किसी के मरने पे उसके परिवार वालों को हाँ, मिठाई क्योंकि उस समय सपा वाले ही थे और उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और सभी को पता है कि सपा के जितने भी उस समय सपोर्टर हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स ही रहे हैं। जब वो क्रिमिनल्स को चुनाव लड़ाते हैं, डीपी यादव हो चाहे कोई भी हो, तो मेरी माँ तो रोने लगी एकदम गाड़ी में। तो माँ को लगा सच में ऐसा हो गया क्या। तो सेलफोन तो था नहीं कि हम किसी से पूछते। तो हम लोग गए तो उस समय विधानसभा के सामने झलकारी बाई हॉस्पिटल, अब सिविल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। तो मुझे ध्यान है कि पिताजी का मेरे पूरा सर फट गया था और राम कुमार वर्मा जी की अब डेथ हो गई है। वो लखीमपुर साइड के थे और वो मिनिस्टर होते थे, मतलब बीजेपी के टाइम पे थे। बट उन्होंने मेरे पापा को बाद में उन्होंने बताया कि क्या हुआ। उनका कहना था कि जब माइक तोड़ तोड़ के सबको मारने लगे हैं ये, तो मेरे फादर जो थे 2-4 ही लेडीज़ थी बीजेपी की, तो उनको बचाने लगे कि कम से कम लेडीज़ निकल जाएं। तो उतने में किसी ने सर पे मारा। मेरे पिताजी आज भी कहते हैं कि मुझे माइक से चोट नहीं लगी थी। मैं उनके पास कुछ धारदार था। सुरजीत सिंह डंग जी का कहना था कि वो लोग चेन लेकर आए थे, साइकिल की बांध के आए थे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे फादर के सर पे 30-32 टाँके थे तो मुझे भी लगता नहीं कि माइक से लगे होंगे। तो वो मेरे पिताजी को जैसे बोरा कंधे पे लादते हैं, कोई और साधन नहीं था, कोई बचा ही नहीं पाया तो वो कंधे पे लाद के दौड़ गए। अगर विधानसभा की कभी आप देखेंगे काफ़ी हाइट पर है, सीढ़ियाँ चढ़ के, तो वो बेचारे भागते हुए आए, उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मेरे फादर खून से लथपथ आधे होश में थे। तो बोले कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। और मेरी माँ, उनकी पूरी सदरी लाल हो चुकी थी। फिर जब वो ही स्टार्टेड लूजिंग हिज सेंसेस, तो हम लोगों ने पूछा डॉक्टर ने क्या अरेंजमेंट किया उनका, तो पता चला उन्होंने बिना क्लीन किए कुछ किए पूरा सर सिल दिया था। मतलब ऐसे ही स्टिच कर दिया था बिना कोई और सारा इन्फेक्शन। हाँ, और ये सब। उसके बाद हम लोग KGMC गए। KGMC में हमें कोई स्ट्रेचर देने को तैयार नहीं, कोई कुछ ना करे। फिर हमारे साथ बहुत सारा कार्यकर्ता था, बहुत सारे सपोर्टर थे। तो वो लोग किसी तरीके से मारपीट करके हम लोग स्ट्रेचर छीन कर लाए, खुद उनको जाके न्यूरो में एडमिट कराया एंड ही हैड ऑलमोस्ट गॉन इन कोमा। अब उसका इम्पैक्ट आज भी उनकी सेहत पर है कि उनको बहुत जल्दी भूलने का और कुछ मेंटल इश्यूज होने लगे हैं। तो ये डॉक्टर ने हमें तब बता दिया था अगर इफ़ वी आर एबल टू सर्वाइव हिम तो आपको बाद में ये इश्यूज आएंगे। तो माय फादर वाज इन हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट 4 months। वो थे और उनके सामने राम प्रकाश त्रिपाठी जी थे और उस समय केसरीनाथ त्रिपाठी जी की नाक टूट गई थी। अच्छा, उसी मारपीट में। और राम प्रकाश त्रिपाठी जी की भी नाक टूटी थी। सब धक्का दे दे के अंदर नीचे हो गए थे, इनके सर पे लगी थी। तो सर्जरी करने पे तब भी 4-5 महीने हुए। और मुलायम सिंह जी, मुझे ध्यान है, अब तो खैर वो नहीं है तो क्या बोलूँ, बट जब वो पिताजी को देखने आए बोले हम अमेरिका लेके जाएंगे भाई साहब को। तो मेरी माँ तो एकदम फ्यूरियस हो गई कि बोली आप लोग सदन में मारपीट कराते हैं। मतलब किसी ने सोचा था कि सदन में मारपीट होएगी, और वो भी इतनी जानलेवा तरीके से। आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आप मेलवे जा सकते हैं, एक तरीके से कागज़ फेंकना भी गलत है, बट लेकिन चलिए वो तब भी टॉलरेबल है। पर आप लोग माइक तोड़ तोड़ के और उठा के सबको मारने लगे। इस तरीके की तो सरकारें थी। वही मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो ये ईडी का रेड पड़ जाता है या इस तरह से होता है, और उस वक्त के भयावह दौर की जब हम बात करते हैं, मैं भी बिहार से हूँ, बेगूसराय से। मुझे याद है कि हम लोगों के आँख के सामने, मतलब मोटरसाइकिल पे एक आदमी चला रहा है और दूसरा आदमी उसके पीछे अपोजिट साइड में ऐसे 2-2 AK-47 लेके AK-47 फायरिंग करता हूँ। हाँ, ये सब उस समय का आप सोचिए AK-47 किन लोगों को मिलता होगा, नेपाल के थ्रू और ये सब के थ्रू, पाकिस्तानी। और बिहार में खास करके समस्तीपुर, बिहार, दरभंगा, ये शहाबुद्दीन का तो कितना चर्चित केस रहा है, वो सब रहा है। तो वो दौर जब हम आज की जनरेशन को बताते हैं तो दे फाइंड इट अनबिलीवेबल। उनको लगता है ये सब लालू जी सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, मुलायम सिंह जो है उन्होंने पिछड़ों के लिए इतना किया है। तो आप तो एक स्त्री भी हैं, आपने वो समय भी देखा है, आज का दौर भी देखा है।
भाजपा 2 बार सत्ता में आई है, लॉ एंड ऑर्डर अभी तक तो ठीक है, आप जो बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर उसका एक हिस्सा तो डेफिनेटली था, फिर भी आपका अनुभव कैसा रहा है तब और अब में? लॉ एंड ऑर्डर, अब तो हमें हंसी आती है, जब लोग ईडी के लिए करप्शन करेंगे तो ईडी तो आपके पास आएगी ही आएगी। हम लोग भी, दूसरी पार्टियां जब रही, हम लोग भी ऑपोजिशन में रहे हैं, पर जब आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं रहेंगे तो आपकी जांच पड़ताल कोई क्यों करेगा। और अगर पहले और अब में कंपेयर करें तो पहले तो बिना बात के साल साल भर जेल भेज देते थे, तब तो कोई चिल्लाने नहीं आता। तो मुझे तो नहीं ध्यान पड़ता कि विधानसभा में जब मारपीट हुई तो किसी ने विरोध किया हो। मुझे तो नहीं ध्यान पड़ता है कि जब हम लोग के घर में अटैक हुआ, कोई हमारे घर में कभी कोई खड़ा भी हो गया हमारे साथ में तो कोई 2 रुपए भी देने नहीं आया। मुझे ध्यान है मेरे पिताजी जब कोमा में थे, हमारे पास खाने के लिए, खर्चे के लिए, क्योंकि उस समय सिस्टम ही नहीं था कि आप जॉइंट अकाउंट खुलवा, पिताजी के नाम पे अकाउंट था और हमारे पास सच में पैसे नहीं थे। मेरी फ्रेंड की मदर आई और वो मेरी माँ को हॉस्पिटल में पैसे दे के गई कि तुम्हें खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम ये रख लो। तो पॉलिटिक्स, विधायक होने के बाद ही हमारे घर की तो पॉलिटिक्स ऐसी रही है कि हमारे पिताजी ने अपनी सारी एफडी गंवा दी। हमारे नाम पे आज भी एक घर नहीं है, गाड़ियां हैं 2 स्कूल के नाम पे हैं। कोई किसी का भी बैंक बैलेंस चेक कर ले तो आज मुझसे भी कोई मांग ले तो हम शायद नहीं दे पाएंगे। तो हमारी पॉलिटिक्स तो ऐसी रही है। और अब तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब तो कुछ भी नहीं है। पहले तो हम अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर गए, अक्सर जाते रहते, 3-4 साल पहले की बात है। वहाँ पे एक गांव है जंगल एकला, वहाँ पे गोरखपुर का शेड्यूल कास्ट का गांव है। देख वहाँ पे एक आर्टिजन है हरिओम आज़ाद, तो हम उसके यहाँ गए तो वो भी टेराकोटा का बहुत सुंदर काम करता है। तो वो ये उसी ने बनाया है। अच्छा। और भी बहुत सारे सामान वो बनाता है। ये गणेश जी भी उसी के हैं। तो वो बोला कि मैडम हमारे यहाँ की लड़कियाँ, बगल में सिपाहियों का गाँव था, 2 बार उठा के ले जा चुके हैं। अब तो हम लोग बहुत सिक्योर्ड हैं। और ये बात सही है, पहले तो कुछ था ही नहीं। मुझे ध्यान है जब मैंने एनजीओ चलाना शुरू किया तब मेरे ध्यान में स्किल डेवलपमेंट का आया और मैं समाज कल्याण विभाग के पास गई कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। तो समाज कल्याण विभाग के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं थी सिवाय वजीफ़े देने के। तब से स्कीमें लागू होना शुरू हुई। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना के दिया कि इतना मानदेय होना चाहिए, जो आज हम लोग कर रहे हैं। उस समय स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कोई कुछ बोलता भी नहीं था, स्कीमों के नाम पे ज़ीरो था, महिलाओं के नाम पे ज़ीरो था। अपीजमेंट पॉलिसी के तहत जो ये एक कम्युनिटी को दिया करते थे बस वही था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो सिचुएशन इतनी बढ़िया है कि जो हमसे आज भी कारीगर जो लोग कहते हैं, मुझे तो ध्यान भी नहीं कि उस समय कारीगर को कोई पूछता भी था। 50 रुपए भी एक दिन में नहीं मिलते थे। आज तो गवर्नमेंट 400-400, 500-500 रुपए अपनी ट्रेनिंग के दौरान देती है। तब 50 रुपए नहीं कमा पाता था। पूरा इंटरमीडिएरी के हाथ में था। जो दुकानदार थे वही अपना काम बनवाते थे और जो नीचे वाला काम करने वाला था उसे थोड़ी कुछ मिलता था। अब तो सिचुएशन बहुत ज़मीन और आसमान का, बहुत आसमान का फ़र्क है। और जो यंगस्टर्स, तो हमको भी ये लगता है कि यंगस्टर्स को ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो सो कॉल्ड सामाजिक समरसता के मसीहा बने फिरते हैं, कोई सामाजिक समरसता नहीं है, सब ने अपनी जेबें भरी हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताऊं, जब हम एक्सपोर्ट सेक्टर में थे तो आई वेंट टू जोहान्सबर्ग और वहाँ पे मैं एक अधिकारी से मिली। वो अधिकारी महोदय यहाँ की एक पॉलिटिकल फैमिली का पैसा सेट करने गए थे। 1000 एकड़ ज़मीन खरीदी थी उन्होंने वहाँ पे। वो खुद मुझसे बोले 1000 एकड़? जी हाँ, जोहान्सबर्ग, केप टाउन में। तब उन्होंने बताया कि हम फला का पैसा हमारा यहाँ लगा हुआ है और हम लोग यहाँ पे, वो उनका अरेंजमेंट करने के लिए थे। IAS थे वो, नाम क्या बताऊँ मैं। तो ये तो हालत थी। तो जो अपनी जेबें भरे थे, कौन सी सामाजिक समरसता। सब लोग इस समय रिजर्वेशन। मैं तो एक चीज़ कहती हूँ कि कोई शेड्यूल कास्ट, मान लीजिए कम्युनिटी का रिजर्व कैटेगरी का IAS बना, ठीक, या शेड्यूल ट्राइब या XYZ या नेता बना, तो आप इनसे पूछिए क्या ये अपनी कम्युनिटी के लिए अपने बच्चों को रिजर्वेशन देना बंद कर सकते हैं? आप इतने बड़े मसीहा हैं तो आप ये कहिए कि हम फिनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमको अब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सीट हम नहीं लेंगे, हमारे ही 2 भाई निचले वाले, उनको आप दे दो, तो क्या ये देने को रेडी हैं? पर हम लोग तो हर चीज़ के लिए रेडी हैं, पर ये लोग खुद ही रेडी नहीं है। तो कोई सामाजिक समरसता का मसीहा नहीं है, सवाई वॉश है। जो अभी बात कर रही थी कि 50 रुपये भी पूरे दिन के नहीं मिलते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि एक वेव मतलब चला हुआ है कि और लोग पूछते हैं, चाहे वो ठेले पे कोई सामान खरीद रहे हो या मॉल में भी,
अब ये एक जागरूकता आई है वोकल फॉर लोकल बहुत, को लेकर बहुत। के, और इस संदर्भ में ठीक है, एक मोदी जी तो स्वयं ही ब्रांड एम्बेसडर उसके हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में, और आप जिस विभाग में अभी काम करती हैं, थोड़ा उस विभाग के भी बारे में बताइए, और उसमें इस एस्पेक्ट पे भी कि एक कारीगर आपका जो जयपुर जाता है और वो केले के साथ केले का छिलका भी खा रहा है, उस स्थिति से उबर के वो अब 3 लाख रुपए का एक कारपेट बेच रहा है, बिल्कुल। 6x3 साइज की अगर हम बात करें, उनके बारे में थोड़ा सा। जब बीजेपी की सरकार आई 17 में, तो पीएम साहब 14 में आ ही चुके थे। वोकल फॉर लोकल उन्होंने कहना शुरू कर ही दिया था। तो हमारे यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम तब शेड्यूल होनी शुरू हुई थी, और हम लोग भी उसका पार्ट रहे हैं जब पॉलिसी मेकिंग थी, कितना मानदेय होना चाहिए, कैसे करेंगे। तो ये आई है 2018 में। तो हम लोगों ने जब हम भी अपने विभाग में आए, तो इस विभाग में कुछ भी नहीं था, 2 कमरे का ऑफिस था, और केवल बजट आता था और खर्च हो जाता था। कहाँ खर्च हो जाता मुझे नहीं पता था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे चेयरमैन तो बना दिया, मैं यहाँ काम क्या करूँगी। कोई बैकग्राउंड था नहीं। एक ऑटो मोड पे कोई चीज़ चलती है तो आप क्या करते हैं, पुश करके और ऊपर कर लेते हैं। देयर वॉज नथिंग टू डू। देन आई रियलाइज़ कि हमारे पास पैसा है, और अगर एक संस्थान है, तो जब घूमना शुरू किया तो मुझे लगा कि आर्टिज़न वीवर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर हम गाइडेंस देंगे तो वो बेटर कर लेगा। तो हम लोग को लगा उसको डिज़ाइन ठीक नहीं मिलती, उसको क्वालिटी के बारे में नहीं पता, उसके साथ उसको अपने प्रोडक्ट में क्या चेंज लाना चाहिए वो नहीं पता। क्योंकि मेरा निफ्ट का बैकग्राउंड था, मैंने जर्नलिज्म किया, फिर निफ्ट में मेरा इंक्लिनेशन था डिज़ाइन में। तो मुझे लगा अगर हम इनके प्रोडक्ट को 360 डिग्री ओवरहॉल करेंगे तो दे कैन डू मच बेटर। लेकिन आर्टिज़न की स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो झोपड़ी में रहता था। कितने सारे आर्टिज़न को मैं जानती हूँ। आजमगढ़ का सोहित प्रजापति, उसके हम झोपड़ी में गए थे। इस समय उसने यूपी गवर्नमेंट के सहयोग से 3 करोड़ रुपए की CFC लगाई है। 3 करोड़। वो खुद कहता है कि हम 3000 की नौकरी के लिए मरते थे, और अब हम 30,000 के कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं। कुंज बिहारी गुलाबी मीनाकारी का काम करता है, बनारस का है। वो खुद कहता है कि पाव भाजी का ठेला लगाने बॉम्बे चला गया था। जब वो वापस आया, उसका काम, भाई कारीगर का काम तो अपने काम में मन लगता है, तो वो बोला अब उसका टर्नओवर आप सुनेंगे 4 करोड़ का टर्नओवर है। 4 CR। कोई सोच सकता है? कोई उसे रैंडम अब कॉल लगा ले, आप उससे पूछे कितना ऑर्डर है, कहेगा मैडम 1.5 करोड़ का ऑर्डर है, मैं फटाफट अब उसे ही बना रहा हूँ। क्यों? ODOP की स्कीम आई, पीएम साहब ने उसके सामान को जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन, कमला हैरिस, किसी को चेस दिया, किसी का बोर्ड दिया, कौन जानता था। कुंज बिहारिया 4 कारीगर थे 5। अब वो बढ़कर हम लोग खुद ट्रेन कर चुके हैं करीब 300 लोगों को, और जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स हैं। ये प्यारेलाल मौर्य, ये पंजादरी का काम करता है बनारस में। तो वो खुद कहता है कि उसने मुझे इंसिडेंट सुनाया, जब हम लोग उन लोग को अपने यहाँ बच्चों को सेशंस देने के लिए बुलाते हैं कि बच्चे उनसे कुछ सीखें, तो वो खुद उन बच्चों से बोला कि हम लोग ने कितना मेहनत किया है। तो कहता है हम जयपुर गए थे काम मांगने कि हमको कोई काम दे दो, तो हम कोई काम करेंगे। तो कहता है कि तब हमारी जेब में 5.5 रुपये थे, जिसमें से मैंने केला खाया, लेकिन मुझे पता था मुझे रात को खाना नहीं मिलेगा, तो मैंने छिलका भी खा लिया था, सो दैट आई मे नॉट फील हंग्री। और अब हम अपना माल बेचने जाते हैं। तो ये फ़र्क है। उनके घर उस भी समय आप के गई हैं, प्यारेलाल जी सबके के। घर में कोई ऐसा मेरे ख्याल से ज़िले में कोई छूटा नहीं। एक आरती राणा है, लखीमपुर खीरी पलिया बॉर्डर पे रहती, बिल्कुल इंडो नेपाल बॉर्डर है। उसका आधा गांव नेपाल में है, आधा अपने यहाँ है। थारू ट्राइब बहुत है वहाँ पर, 50,000 के करीब वहाँ पे, और मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होंगे थारूज। हम लोग ने जब घर में जाना शुरू किया तो वो लोग मूंछ का काम करते हैं, जैसे कि आप भी बिहार से हैं तो पतवार से जो काम होता है वो बहुत गांव देहात जैसा काम करते हैं। हम लोगों ने उसे थोड़ा इनकरेज किया, उसके यहाँ हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने शुरू किए, सब कुछ किया। अब तो उसको नारी शक्ति पुरस्कार मिल गया है 2 साल पहले, और वो इतनी खुश थी कि कहने की हद नहीं। हम लोगों ने कोविड के टाइम पे नोएडा हाट में उसने मूंछ के सामान से 1.5 लाख रुपए की सेल करी थी 10 दिन में। और अब उसका प्रोडक्ट देख लीजिए, उसका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि वो ट्राइफेड में उसका पूरा सामान ट्राइफेड खरीद लेता है। सोहित प्रजापति के आप जाइएगा, आप कभी आजमगढ़ जाइएगा तो देखिएगा, वो खुद कहता है कि पहले किसी ने तो हमको पूछा तक नहीं, किसी ने कभी ये भी नहीं कहा कि तुमको हम 2 रुपए का काम दे देते हैं। लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम जो हम लोग की फुल कैप्सूल स्कीम है, जिसमें
ट्रेनिंग भी है, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी है। पहले तो 200 रुपये था, अब तो 400 रुपये हो गया है। और उसके साथ साथ टूल किट हम देते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये की टूल किट है। उसके बाद उनको हम लोन से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो ओवरऑल पैकेज है तो वो उनको अपलिफ्ट कर देता है। गोरखपुर में कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में भाजपा सरकार की दी हुई इलेक्ट्रिक चाक ना हो। आई कैन वाउच ऑन इट। ये आपको एक घर में 3-3 4-4 भी मिल जाएंगी। मिट्टी का वो सब जो इलेक्ट्रॉनिक चाक होती है ना, मोटराइज्ड, हाँ, सब मोटराइज्ड। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ, पहले लोग यूं ऐसे हाथ से चाक घुमाते थे, हाथ दर्द करता था, हाँ, और जब वो था उसी की मूवमेंट से फिर वो धीरे धीरे बंद हो जाती थी। अब वो रेगुलेटर के साथ में हमने उनको चाक दी है। मिट्टी मारने के लिए पगमिल मशीन दी है, और हम लोगों ने भट्टी तक दी है। पहले अभी तक वो लोग क्या करते हैं कि गोबर के उपले की भट्टियाँ लगाते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे उनको इलेक्ट्रिक भट्टियाँ भी दे रहे हैं, मोल्ड्स भी दे रहे हैं। तो उनका प्रोडक्ट का ऑलरेडी इतना एलिवेशन हुआ है। अभी गोरखपुर में गई हूँ 3-4 दिन पहले, तो एक राजन प्रजापति है, तो मैंने कहा राजन को दिए हुए रखे हो तो मैं तुमसे खरीद लूँ। तो बोला मैडम पूरे 2 ट्रक उठा के 3 ट्रक भेज दिए सामान। तो मैंने कहा कितना का रहा मैम, 3-4 ट्रक तो हमारा सीज़न में और ज़्यादा ही चला जाता है, पर आपके लिए मैंने 8-10-15 रोके हैं। तो उसने जो 8-10 मेरे लिए रोके थे बस मैं वही ले पाई। कहने का मतलब ये है, अब तो डिमांड के हिसाब से उतना वो मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहे हैं। आजमगढ़ वाला कहता है मुझे तो और लोगों की ज़रूरत है, मैं उतनी सप्लाई नहीं कर पाता हूँ। देव दीपावली अयोध्या की और बनारस की, मतलब हर घर में दिए बनते हैं जितने कुम्हार हैं, और सारे बिक जाते हैं, सारे सरकार खरीद लेती। कौन सी सरकार ऐसी थी, मैंने तो कभी नहीं देखी थी इससे पहले जो कोई इनको पूछता भी हो। कुछ लोग यही जो आप दिवाली की बात कर रहे हैं, जैसे अभी 21 लाख जो है दीपोत्सव में अयोध्या में यूज होगा, तो अगले दिन फोटो आती है कि गरीब लोग जो है तेल इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें बोलते हैं बताइए इतना वेस्टेज हो रहा है तेल का। वो यही बात नहीं समझते हैं कि वो यार दिए आसमान से बारिश में तो गिरे नहीं, ना किसी ने बनाया कितने है, लोगों को रोजगार मिलता है। आप सोचो तो एक आदमी को रोजगार, हर आदमी इस सीजन में। अभी हम लोग को मेटल का सामान बनाना था, तो वो बोला कि मैडम हमने इस दिवाली में जितना हमारे पास ब्रास था हमने मेल्ट करके सबके दिए बना दिए हैं। ब्रास के दिए और उसके सब बिक गए, वो सब बिक गए। कह रहे ऑर्डर इतना है, हर आदमी लोकल सामान दे रहा है। पहले मैं खुद मॉल से सामान खरीदती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता पिछले 5-6 सालों में हम तो खूब थोक में हैंडीक्राफ्ट का सामान लेकर आते हैं और हम खुद ही हाथ से पैक करते हैं, हम खुद ही सबको गिफ्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक हम ही उसको नहीं अप्लाई करेंगे। पीएम साहब को आप देखिए, कभी पटोला का रुमाल पहने होते हैं, कभी पटोला का दुपट्टा पहने होते हैं, बंधेज का पहने होते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पे सबको वो यही कहते हैं। इलेक्शन के टाइम पे हम गए थे भुज कच्छ, तो वहाँ पे गफूर भाई खत्री है, बिल्कुल कच्छ का बॉर्डर है एकदम, निरोणा गांव में। तो हमको हमने पूछा यहाँ पे कोई और आर्टिजन है, तो वहाँ पे एक रोगन आर्ट होती है। रोगन आर्ट एक आर्ट फॉर्म है जो सच में मुझे भी नहीं पता थी। वो ऑयल बेस्ड होती है, उसमें कोई वो नहीं होता, टूल नहीं है, एक स्टाइलस होता है बस। अच्छा। वो क्या करते हैं कि वो तेल को तेल में गरम करके कैस्टर ऑयल में बनाते हैं, और वो अपनी हथेली पे ऐसे ऐसे गरम करते हैं उसे। अच्छा। तो वो हाथ की गर्मी से वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। फिर उसमें एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसमें स्टिकी हो जाता है, ऐसे यूँ तार सा बनता है। फिर एक स्टाइलस होता है बस खाली लोहे का, और वो क्या करता है कपड़े पे नीचे, जैसे मान लीजिए उसको फूल बनाना है ऐसे, तो वो नीचे ऐसे यूँ उंगली घुमाएगा तो उसका स्टाइलस ऐसे ही घूमेगा, पूरा उससे कलर करता है। उसके यहाँ जब मैं गई तो 2003-4 की पीएम साहब की फ़ोटो से उसका घर भरा हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या है, तो हमको लगा कि पीएम साहब जब पीएम बने तो वोकल फॉर लोकल का प्यार था। तब मुझे पता चला कि मैडम वो तो हमारे यहाँ इतने साल पहले वो हमारे घर पे आए थे। तब तो हम लोग 5 ही लोग पूरे गांव में काम करते थे, और पहली बार उन्होंने मेरी पेंटिंग ओबामा को दी थी। अच्छा। उसने उस पेंटिंग का नाम ओबामा पेंटिंग रख दिया। अच्छा। तो वो बोला कि पीएम साहब तब से ही सबको प्रमोट करते आए हैं। उसको भी पद्मश्री अभी पीएम साहब ने दिया है। अच्छा। और उसने पीएम साहब को एक कुर्ता गिफ्ट किया। पीएम साहब ने नवरात्रि के टाइम पे वो कुर्ता पहना था। वो कुर्ता 2 बार पहन चुके हैं। वो प्राउडली कहता है मेरा दिया वो कुर्ता पीएम साहब ने पहना। जो लोग कहते रहते ना इतने लाखों का सामान पीएम पहन रहे, तो पूछे ना गफूर भाई से कि कितने लाख का कुर्ता दे दिया था पीएम को जो उन्होंने नवरात्रि में पहना था। एक चमन भाई सीजू है बुजोड़ी में, वो भी नेशनल अवार्डी है, 11वीं पीढ़ी का कारीगर है। तो वो कहता है कि मैंने फार्मिंग टू फॉरेन पीएम से सीखा है जब वो सीएम थे। तो कहता है जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उन्होंने बोला, मैंने कहा फार्मिंग टू फॉरेन मतलब
तो उसका कहना था कि जो हमारा कच्छ रहा है वो और जगह से डिजेक्टेड रहा है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ होते थे। अब तो बहुत अच्छी सड़क है। इंडिगो गर्म जगह पे होता है, सॉरी ये क्या कहते हैं, कपास। कपास। तो वो सूती का काम करता है, तो वो अपने यहाँ खेत में कपास उगाता है, अपने यहाँ इंडिगो उगाता है। मतलब सेल्फ सस्टेनेबल की जो बात करते हैं, खुद ही उगाना, खुद ही बनाना, खुद ही वीव करना और यहीं से भेज देना। तो कहता है दिस इज़ फार्मिंग टू फॉरेन। और कहता है कितनी बार हम लोगों ने पीएम साहब को कच्छ का बना स्टॉल दिया है। वो स्टॉल की कीमत कितनी होगी, 1100 रुपये। पर लोगों को तो कहने का शौक है कि जी उन्होंने करोड़ों रुपए का सामान पहन डाला है। तो पूछो जो एक आर्टिजन का दिया हुआ सामान जो पीएम पहने, तो पूछ लो तो ना वो कहाँ से खरीदा है। एग्जैक्टली। और इस लोटे की क्या कहानी? ये लोटा बहुत ये लोटा बहुत सुंदर लोटा है। हाँ। और जिसके पास इसका ऑर्डर था उसका नाम है दिलशाद हुसैन। वो शिल्प गुरु है और अभी उसने G20 में भी लगाया था। तो वो बोला, मुझे ध्यान है उसने एक एग्जीबिशन लगाई थी और पीएम साहब जा रहे थे, उन्होंने इस लोटे को ऐसे ही उठाया जैसे मैंने उठाया है। और उन्होंने इस लोटे को देखा और उन्होंने बोला कि ये लोटे की कीमत कितनी होगी, तो उसने कीमत बता दी लोटे की। तो बोले कि इसको रख लो। उसके बाद उसके पास फ़ोन आता है कि ये लोटा G20 में जर्मन चांसलर को गिफ्ट किया जाना है, तो उसे ये लोटा बनाना है। तो मतलब अब आप बिलीव करोगे कि उसके पास इस लोटे का कितना ऑर्डर है। उसके घर हम गए 1-1.5 हफ्ता पहले, उसके घर में लोटे भरे पड़े हैं ऊपर तक। मैंने कहा ये क्या रखे दिलशाद भाई? तो बोले कि जब से पीएम साहब ने मेरा लोटा दे दिया है, हर आदमी कहता है मुझे वही लोटा चाहिए जो पीएम साहब ने दिया था। तो कहता है मेरे पास लोटे का ऑर्डर ही ख़त्म नहीं हो रहा है और मैं तब से यही बनाता जा रहा हूँ। तो ये लोटे की खासियत है। और ये लोटा जो उसने बनाया है दिलशाद, वो भी उसकी ख़ास बात ये है कि अब बरास में भी धीरे धीरे बीच में मेटल का काम थोड़ा कम हो रहा था। इतना इंट्रिकेट काम और कोई कर नहीं पाता है, बट उसने अपनी बेटियों को और लड़कियों को, हम लोगों ने इसके यहाँ ट्रेनिंग दी है, उसने लड़कियों को भी ये काम सिखाना शुरू किया है। ये टोटल हाथ से किया? टोटल हाथ से। मुरादाबाद का है। मुरादाबाद इज़ नोन फॉर इट्स मेटल वेयर। एक टाइम पे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता था, बट बीच में सरकारें ऐसी आई कि उन्होंने सारा एक्सपोर्ट ख़त्म कर दिया। आप कहीं जाइए तो कहेंगे वो एल्यूमिनियम है, स्टील है, इलेक्ट्रोप्लेटेड लुक है उसकी ब्रास की, बट वो लुक नहीं है। बट अब धीरे धीरे काम इतना बढ़ा है कि अब लोग वापस से ब्रास के काम में वापस आ रहे हैं। तो ये चेंज आया है कि जो लोग काम छोड़ चुके थे अब वो वापस अपने काम को उन्होंने करना शुरू किया है। एक्चुअली ये जो है ये चिकनकारी है। हाँ। ये लखनऊ की जो मैंने पहना है ये भी चिकनकारी है। जो ये दुपट्टा मैंने पहना है ये बनारस का हैंडलूम का बना है, इसे जामदानी कहते हैं। बांग्लादेश जब हम इंडिया का पार्ट हुआ करता था तो भी जामदानी बहुत होती थी, बट अब बनारसी लोग रिवाइव कर रहे हैं जामदानी को। एंड व्हाट आई एम वेयरिंग ऑन नेक, दिस इज गुलाबी मीनाकारी। अच्छा। बट दिस इज ऑफ राजस्थान। ये सिमिलर काम बनारस में भी होता है। अच्छा। तो ये टोटल वोकल फॉर लोकल है। और ये सब ये केन, ये हैंडमेड है, ये भी केन का है, ये टेराकोटा है, ये गोरखपुर का है, ये स्टोन कार्विंग है, ये आगरा की है, ये मार्बल इनले का है, ये हमारा यूपीआईडी का लोगो है। जो काम ताजमहल में हुआ है, दिस इज द सेम पीतरा द्यूरा वर्क, मार्बल इनले का काम। वो जो खुदा है उसके गेट पे जो पूरे ताजमहल पे कि इसको पहले इनग्रेव करते हैं, फिर उसके अंदर स्टोन्स को भरते हैं, फिर उसकी घिसाई करते हैं। अच्छा, पॉलिशिंग के बाद ये लुक आता है? हाँ, खाली घिसाई के बाद, बस कुछ नहीं। तो ये भी आगरा का है। जो आपके बगल में टी कोस्टर रखा है वो जरी जरदोजी का है। अच्छा। ये भी हैंड एम्ब्रॉयडरी है। बट हम लोगों ने इसको टी कोस्टर की फॉर्म में किया है। ज़्यादातर लोग कुर्ते या साड़ी पे बनाते हैं, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट किए कि लोग आसानी से उसको खरीद सकें। कितने का व्यापार अभी मतलब टोटल चल रहा होगा? कितने का हिस्सा है? पहले कितने का था और अब कितने का? पहले और अब में तो कम से कम 5-6 गुने का अंतर है। पहले तो काम ही कहाँ हो रहा था, तो गुना तो छोड़ ही दीजिए। पहले लोग सैलरी पे काम कर रहे थे, मतलब 8 से 10 हज़ार रुपये सालाना। पर अब एक आर्टिजन एक महीने में कम से कम लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक कमा पाता है आराम से। अब जिस कुंज बिहारी की मैं बात कर रही हूँ, तब आप वो चांदी पे काम होने लगा है। आप उसके यहाँ जाएंगे, सामान भरा हुआ है, तो जब तक बेचारे के पास पैसा नहीं होगा तो वो चांदी को स्टोर कैसे करेगा?
पर लेकिन अब आर्टिजन के पास इतना काम है कि उसको पैसे की कमी नहीं है, इजी लोन की व्यवस्था है, वो भी सब्सिडाइज्ड है। मतलब आपको 100 रुपये में से केवल 75 ही रुपये वापस करने हैं। ये क्या मतलब मुद्रा लोन उससे कनेक्टेड है या नहीं, इसके लिए मुद्रा भी स्पेशल है, स्कीम्स हैं मुद्रा सरकार है, की? वो तो है ही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी स्कीम है। अच्छा। प्लस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में केवल 15% पैसे वापस करने हैं आपको। मतलब आपने एक 50 SPV बनाई, मतलब 500 लोगों का या 100 लोगों का कारीगरों का ग्रुप बनाया। मान लीजिए आपको 50 लाख की कोई मशीन चाहिए, तो हम हर घर में तो दे नहीं सकते, तो हम कहते हैं कि भाई आपकी ज़मीन है, हम आप अपनी ज़मीन पे लगा लो, एक ग्रुप बना लो, पर वो कम्युनिटी के लिए यूज़ होएगा। तो वो पूरा पैसा आपको ही दे देंगे। वो जो 10% भी है ना, वो केवल आपकी ज़मीन के रूप में कंट्रीब्यूशन है, बाकी सरकार दे रही है पूरा। एंड दिस लोन इज टिल 10 करोड़, फ्रॉम 10 लाख टू 10 करोड़ गवर्नमेंट इज़ गिविंग, जिसमें आपको 10-15% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना ही नहीं है। और अभी PM साहब ने जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, उसमें तो उन्होंने 18 ट्रेड जोड़े हैं, जो झाड़ू बनाते हैं, जो नाव बनाते हैं, जो मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं, जो टूल बनाते हैं, जो चाकू कुल्हाड़ी कोई भी औजार बनाते हैं, उन्होंने तो इस तरीके के ट्रेड को भी जोड़ दिया है। तो इतना लीथल कॉम्बिनेशन है। और जो PM साहब कहते हैं रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं कि जब तक रूरल इकोनॉमी जब स्ट्रेंथन होगी तभी तो ये पलायन रुकेगा। दिल्ली, बॉम्बे, इन सारे शहरों पे सोचिए ना कितना वज़न है, ना ढंग की रहने की जगह है, ना कुछ है। तो जिसको गांव में ही काम मिलेगा वो क्यों कोई बाहर पलायन करने के लिए जाना चाहेगा। और ऑटोमेटिकली फिर जो विदेशी मतलब सामान जो है फ्लड होता है उसका रिजेक्शन ऑटोमेटिकली रिजेक्शन हो जाएगा। अब तो गांव में मुझे ध्यान है कि कोविड के बाद से बहुत सब लोग वापस भी नहीं गए हैं। बहुत सारे लोगों को तो PM साहब ने ऐसी योजना कर दी है योगी, और इतना बढ़िया जोड़ी है कि अब तो कोई गांव से जाना ही नहीं चाहता। राशन तो PM साहब ने आगे तक कर दिया है। और कोविड में तो जहाँ पे लोगों के पास वैक्सीन नहीं थी, हमारे यहाँ के लोगों को खाने के लिए था। यूपी में तो स्किल मैपिंग हुई कि करीब 1.5 से 2 लाख मजदूर वापस आया। हर एक आदमी की स्किल मैपिंग हुई कि आप टेलरिंग का काम बाहर करते तो आपको हम टेलरिंग का काम देंगे, आप अगर कोई कारपेंटर का काम करते थे आप कारपेंटर का काम देंगे। तो योगी जी ने तो इतना बढ़िया सिस्टम किया स्किल मैपिंग करके कि वो लोग, उनकी खपत इन इंडस्ट्रीज़ में हो गई। और जिस समय पूरी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, यूपी में PPE किट और ये सारी इंडस्ट्रीज सारी खुली हुई थी, और यहीं से PPE किट सब जगह बन के एक्सपोर्ट भी हुई हैं। इसका दूसरा एक ये भी एस्पेक्ट है ना कि जो आपने अभी बोला कि 11 जनरेशन से काम हो रहा है, हो सकता है 12वें में वो लॉस्ट हो जाता है, 13वें में बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। बच्चे तो नई जनरेशन तो आना ही नहीं चाहती थी। कोई ई-रिक्शा में किसी को लगता है हम पर अच्छा कमा लेते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग में ठीक कमा लेते हैं। तो अब हम बच्चों से यही कहते हैं और हम आर्टिजन से यही कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब तक ये नई जनरेशन नहीं आएगी तब तक ये अदरवाइज दिस आर्ट विल डाई। हमने अपने यहाँ भी क्या किया है कि हमने अपने यहाँ के कोर्सेज को समाज कल्याण विभाग से जोड़ा है। तो जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जो बच्चे शेड्यूल कास्ट हैं, जो बच्चे ST हैं, जो बच्चे OBC हैं, उनका फीस समाज कल्याण विभाग वैसे ही देता है। तो हमने इनसे कहा कि आप डिज़ाइनर तो नहीं हायर कर सकते, महंगे होते हैं, आप अपने बच्चों को डिज़ाइनर बनाओ ना। सरकार तो फीस वैसे भी आपकी ITI की देगी या किसी भी स्कीम में। अब तो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, भी अलॉट होते होंगे, सब कुछ तो दे कैन स्टडी विद, एंड दे आर स्टडीइंग विद अस एट फ्री ऑफ कॉस्ट, दे आर गेटिंग स्कॉलरशिप, पूरा फीस समाज कल्याण विभाग दे रहा है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो इस सरकार में हुई है। अब मैं कुछ आर्टिजन्स के आपको नाम बताऊंगी, आप चाहें तो उनसे बात करिएगा। सबके बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारे एक जानकार फैमिली है बनारस में, तो उन्होंने अपने हस्बैंड के रिटायरमेंट के बाद ये हेरिटेज वीव्स को रिवाइव करने का काम शुरू किया। सो शी हैज़, उनके बच्चे जो थे, बेटा बहू दोनों, दे वर वर्किंग इन दिल्ली इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, दे हैव कम बैक। उनकी मदर को काम इतना हुआ कि वो हैंडल ही नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपने बेटा बहू को बुला लिया। तो 4-5 साल से वो अपनी मदर को असिस्ट कर रहे हैं क्योंकि काम इतना ज़्यादा है। तो अब तो बहुत सारे लोग तो मुझे मिलते हैं जो अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं कि कैसे हम हैंडीक्राफ्ट को और प्रमोट करने के लिए काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए। तो ये कहाँ हैंडीक्राफ्ट को लोग गांव देहात का सामान समझते थे, अब तो वो स्टेटस सिंबल हो गया है। ये चेंज आया है। एक बात जो और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कितने कारीगर थे और कितने अभी हैं जिसको आपने बोला स्किल मैपिंग किया, ये सब रिकॉग्नाइज? जब हम लोग शुरू में आए थे तो 23 लाख कारीगर बुनकर होते थे,
मतलब रजिस्टर्ड जिनकी मैं पेपर बात पे करती थे, हूँ, हाँ। ऑन पेपर थे, बीच में काम छोड़ गए वो अलग की बात है, बट 23 लाख थे। बट इतने बीते सालों में अब इनकी जो संख्या है वो इस समय 32 लाख क्रॉस कर चुकी है। अब 32 लाख क्रॉस करने के बाद आप उसका इम्पैक्ट देखिए कि जो हम लोगों ने हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है, मोर देन 1.5 लाख। तो ये जो संख्या है तो वो केवल ये अब यूपी की जनसंख्या, आप सोचो ना कि ये कितना परसेंटेज हो गया। ये 28-29 करोड़ यूपी की जनसंख्या है, और अगर हम इसको 5 मान लीजिए, एक ऑन एन एवरेज एक फैमिली में 5 लोग होते हैं, तब आप सोचिए कि कितनी परसेंटेज फैमिली है जिसको हम लोग फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो अब अभी इस समय 29 से 30 लाख कारीगर ऑन पेपर है, ऑर्गेनाइज तरीके से। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर छोड़ दीजिए, तो इतनी बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खड़ी हुई, जिसको काम मिला, जिसको बिजनेस मिला, जो काम छोड़ के चले गए थे वो अपने काम पर वापस आए हैं। नई जनरेशन भी इसमें लगी है। ये फ़र्क हुआ है पहले से और अब में। और वो 23 लाख भी जो आपने कहा कि ऑन पेपर थे और उनको खाली छात्रवृत्ति मिल रही थी, वो भी नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। खाली रजिस्टर्ड थे, खाली रजिस्टर्ड थे, अपने रिसोर्सेज से काम करते थे, कोई स्कीम नहीं थी जिससे उनको कुछ मिलता। एक आर्टिजन आईडी कार्ड ही मिलता था, उस पे भी उन लोगों का, उसमें भी कॉकस था। ट्रेड आर्टिजन को जगह नहीं मिलती थी फ्री स्टॉल में। मान लीजिए कि हम ट्रेडर है, हम कोई दूसरा सरकारी डिपार्टमेंट में आपस में सेटिंग है, तो एक ही ट्रेडर घूम घूम के वही बैठा रहेगा। अच्छा, उसको तो काम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, ये स्टैपेंड तो आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ये तो था ही नहीं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो 23 लाख भी वो भी उसको अपनी रिवाइव करने अपने में, से, और बाकी जो 8-9 लाख बिल्कुल। अपने 32-35 तक पहुंचाया उसको जोड़, और फिर इनके अपने डिपेंडेंट होंगे, और फिर इन्होंने आगे जिनको रोजगार किया दिया है। तो ये एक एस्पेक्ट है कि ये योगी और मोदी जी के स्कीम्स के कारण ये जो है। और सबसे अच्छा डबल इंजन की सरकार में ये तो फायदा होता ही है कि जो सेंटर की स्कीम्स है वो स्टेट में अच्छी तरीके से लागू हो जाती है। सो ये एडेड एडवांटेज हमारे पास था। तो दोस्तों, हमने देखा कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे स्केलिंग अप करना हो, जो ये आर्टिजन्स और ये सब की बात करें, पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत भी आप कह सकते हैं कि एक मोर और लेस सिमिलर स्केल पे जो है ऊपर आता जा रहा है। और जिस तरह से पूरा क्षिप्रा जी का तो बताया उन्होंने कि जो जो पहना है वो से लेके, और जो भी इनके यहाँ पे हम लोग बैठक में बैठे हुए हैं, एक एक सामान जो आप देख रहे हैं, कुछ भी इसमें विदेशी या चाइनीज इस तरह से नहीं है। तो ये जो है, इस तरह की कहानियाँ मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हो सकता है हम अपनी टीम लेके जाएं और इन आर्टिजन से भी मिलें, उनका काम भी देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि सरकार जो है उसका दृष्टिकोण कैसे बदलता है अपने समाज को सुधारने को लेके। एक जगह था कि नहीं यार, चीन से व्यापार करना है, व्यापार बढ़ाना है, तो खूब सारा फ्लड कर दिया। और दूसरा है कि नहीं, हम बिना फ्लड किए जागरूकता ला करके, और उसमें फिर क्षिप्रा जी जैसे डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हैं जो अगर गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो काम कर रहे हैं कि हमको गाड़ी मिल गया, छकड़ा मिल गया, 2 नौकर मिल गए, वो चिल लाइफ है और जब तक सरकार होगी हम कहीं जाने वाले नहीं। अपने लेवल पे क्षिप्रा जी, चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी इनको लंबे समय से जानता हूँ कि कितना इन्होंने इस क्षेत्र में अपना समय दिया है, योगदान दिया है, और उसी का रिज़ल्ट है कहीं ना कहीं कि 8,000 रुपया कमाने वाला जो है वो 1.5 लाख का ऑर्डर जो है प्रोसेस कर रहा है, फुलफ़िल कर रहा है, और आपके हमारे घरों में इस तरह के सामान जो है पहुंच रहे हैं। क्षिप्रा जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत थैंक्स।